सी मुझे बताना है आपने। चलो। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट 4 किया था, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ना। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हमने ये देखा था कि हम डिफरेंट स्टेजेस बनाते हैं एम्पलीफायर की ना। उसमें हम करते क्या है जी, दो या दो से ज्यादा एम्पलीफायर्स को आपस में कैस्केड करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। वो एम्पलीफायर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एम्पलीफायर सेम भी हो सकते हैं, एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो आज जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है वो। उसमें हम दो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स को आपस में जोड़ रहे हैं। तो दो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स को जब आपस में जोड़ते हैं, वो जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसे क्यों डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं? क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने, जिस जो बंदे ने ये फर्स्ट टाइम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स को आपस में कैस्केड किया था, उनके नाम की वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को हम डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये आपकी थ्योरी के अंदर फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, इसमें हमने करना क्या है, दो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स को हमने कैस्केड करना है। तो दो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स को जब हम कैस्केड करेंगे, तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स की कैस्केडिंग को हम क्या कहते हैं जी? इसका दूसरा नाम डार्लिंगटन पेयर या डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन भी है। अब हमने जब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर किया था, तो हमने ये देखा था कि जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का करंट गेन बहुत ज्यादा होता है, करंट गेन हाई होता है। जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी की थी, तो जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है उसका करंट गेन हाई होता है। तो ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पे हमें करंट गेन बहुत ज्यादा हाई चाहिए हो, उस जगह पे हम डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। उस जगह पे हम क्या करेंगे? डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट गेन है हमें वो क्या मिलता है? हाई मिलता है। अब इसमें हम करते क्या हैं डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम दो ट्रांजिस्टर्स को या दो से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एमिटर सेकंड ट्रांजिस्टर की बेस के साथ मिल जाता है, और इसी तरह फिर सेकंड का एमिटर थर्ड की बेस के साथ मिल जाएगा, अगर हम तीन ट्रांजिस्टर्स को आपस में कैस्केड कर रहे हैं। डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है जी? फर्स्ट ट्रांजिस्टर के एमिटर को सेकंड ट्रांजिस्टर की बेस के साथ ज्वाइन किया जाता है, और कलेक्टर इन सब के कॉमन होते हैं। कलेक्टर इन सब के आपस में कनेक्टेड होते हैं, जितने भी ट्रांजिस्टर्स होंगे, सब ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। बेस जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की है वहां पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं, और जो आपका लास्ट ट्रांजिस्टर है उसकी जो एमिटर है, एमिटर टर्मिनल से हम आउटपुट लेते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट होनी है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर की इनपुट बेस पे है, और इसकी आउटपुट कहाँ से मिलनी है? हमें एमिटर से। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट है, उस आउटपुट को हम सेकंड की इनपुट के तौर पे यूज करते हैं। इसी तरह अगर तीन ट्रांजिस्टर होंगे, तो जो सेकंड की आउटपुट होगी वो थर्ड की इनपुट के तौर पे यूज होगी। तो ओवरऑल जितने भी ट्रांजिस्टर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, उन ट्रांजिस्टर्स का जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर होगा, उन ट्रांजिस्टर्स में उसकी बेस पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे, और आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगी? आउटपुट हमें लास्ट ट्रांजिस्टर के एमिटर से मिलेगी, और सब ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स आपस में कनेक्टेड होंगे।
ये आपके सामने सर्किट नजर आ रहा है जी, जिसमें हमने दो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स को आपस में क्या किया हुआ है, कैस्केड किया हुआ है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का हमें जो सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है जी, कि इसका करंट गेन क्या होता है, हाई होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें हाई करंट गेन चाहिए होता है। अब इसमें सबसे पहले हमें जो हमारे दो एम्पलीफायर्स हैं, उन दोनों एम्पलीफायर के हमें क्यू पॉइंट फाइंड करने हैं। तो आपको पता है क्यू पॉइंट क्या होता है, वीसीई कॉमा आईसीई, वीसीई कॉमा आई ई, वीसीई कॉमा आई ई। ये आई भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं ठीक कर देता हूँ, वीसीई कॉमा आई ई। तो ये क्यू पॉइंट होता है, तो दोनों ट्रांजिस्टर्स के अलग अलग से आप क्यू पॉइंट फाइंड करें। ये आपके पास टेबल 1 है, इसमें ये सारी वैल्यूज लिखनी है, VCE1, VCE2, IE1, IE2। तो ये वैल्यूज लिख के आप क्या लिखेंगे, क्यू पॉइंट आप देखेंगे दोनों ट्रांजिस्टर्स के। क्यू पॉइंट क्यों, क्योंकि क्यू पॉइंट हमने इस तरह से इनके सेट किए होते हैं, इनको बायस करके, कि ये किस रीजन में रहे, एक्टिव रीजन में। नेक्स्ट हमने गेन फाइंड करना है इनका। तो गेन देखने के लिए हम इसे इनपुट अप्लाई करेंगे, एसी इनपुट। एसी इनपुट हमने अप्लाई करनी है। उस एसी इनपुट की हमने जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को हमने वेरी करना है बिटवीन 1 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज। और आउटपुट को हमने ऑब्जर्व करना है। ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे हम ये इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 1 वोल्ट। इस इनपुट की ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आपने वेरी करना है। 1 किलोहर्ट्ज, फिर 10 किलोहर्ट्ज रख लें, फिर 20 किलोहर्ट्ज रख लें, फिर 50 कर लें, फिर 1 मेगाहर्ट्ज कर लें। तो इस फ्रीक्वेंसी को वेरी करने की वजह से आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेंज होगा। आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए यहाँ पे आउटपुट पे एक वोल्ट मीटर लगा लें, एसी आप ना। तो वो वाली फ्रीक्वेंसी जिस पे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रही है, जिस पे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रही होगी, वो फ्रीक्वेंसी मिड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो गेन होगा, वो मिड बैंड गेन होगा। ये सब लिखे हुए हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है। वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी, वो आपकी मिड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो आपका गेन होगा, वो मिड बैंड गेन होगा। तो गेन कैसे देखना है आपने, गेन के लिए उस फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे लिखेंगे इस टेबल में, इनपुट 1 वोल्ट। उस फ्रीक्वेंसी पे आपकी फर्स्ट एम्पलीफायर की आउटपुट क्या आ रही है, और सेकंड एम्पलीफायर की आउटपुट क्या आ रही है, वो आप देखेंगे। फर्स्ट का गेन फाइंड करना है, तो फर्स्ट की आउटपुट को फर्स्ट की इनपुट के साथ डिवाइड करेंगे। सेकंड का गेन देखना है, तो सेकंड एम्पलीफायर की आउटपुट को जो आपकी इनपुट है सेकंड की, उसके साथ आप डिवाइड करें।
तो ये दोनों एम्पलीफायर्स का गेन आ जाएगा। ओवरऑल गेन देखने के लिए दोनों गेन्स को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करें। उसी गेन को डीबी में कन्वर्ट करना है, तो डीबी में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास गेन आया उसका 20 लॉग करें। तो ये मिड बैंड गेन आ जाएगा इस आपके पास जो कॉमन कोलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। अब आपने इसकी इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस देखनी है। तो इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस देखने के लिए वही प्रोसीजर है जो आप पिछले 4 एक्सपेरिमेंट्स से करते आ रहे हैं। स्टेप्स में भी लिखा हुआ है। आप जो है पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे पहले, इनपुट के लिए सीरीज में और आउटपुट के लिए पैरेलल में। इनपुट के लिए जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो उसकी परसेंटेज है उसे आप 0 पे सेट करेंगे। आउटपुट के लिए आप जो पोटेंशियोमीटर है उसकी इनिशियल परसेंटेज 100 पे सेट करें। इनपुट के लिए आप पोटेंशियोमीटर की जो आपकी रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाते जाएंगे। वो पॉइंट जहाँ पे जाके जो वोल्टेज है वो बायसिंग रेजिस्टर R2 के क्रॉस हाफ आ जाए इनपुट का, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस होगी वो इनपुट इम्पीडेंस के इक्वल होगी। आउटपुट के लिए जो आपने पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस है उसे इनिशियली मैक्सिमम पे सेट किया हुआ है, तो उस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को आप कम करना शुरू करेंगे। कम करते जाएं, कम करते करते वो पॉइंट जिस वक्त जो रजिस्टर एमिटर के साथ लगा हुआ है, आउटपुट रजिस्टर, उसके क्रॉस वोल्टेज हाफ ऑफ द इनपुट आ जाए, या वो वोल्टेज जो आपको पहले मिल रहा है उसका हाफ आ जाए, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस होगी वो आउटपुट इम्पीडेंस होगी। इस तरह से आपने इसकी इनपुट इम्पीडेंस लिखनी है, आपने इस आपका जो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन की और इनपुट इम्पीडेंस लिखनी है यहाँ पे प्रैक्टिकल में। मिड बैंड गेन लिखना है। मिड बैंड गेन वो वाला गेन है जो आप यहाँ से, ये वाला जो गेन आपको यहाँ पे मिला होगा वो वाला गेन आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो एक्सपेरिमेंट 5 है ये कंप्लीट होगा। तो एक्सपेरिमेंट 5 के बाद नेक्स्ट आपका जो आना है, हसीब आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग इसकी जो है वो खत्म कर दें।